आइए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने की नीड क्यों है। ठीक है, तो जब मैं क्लास 11th में पढ़ाती हूँ तो मैं नॉर्मली बताती हूँ कि हमारे पास केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th के अंदर हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, हम चैप्टर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर की हमको नीड क्या है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। यह हमें किसके बारे में बताता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में, कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, है ना। स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसको पढ़ने की नीड क्या है, जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था तो इक्विलिब्रियम ने हमें ऐसी कौन सी नई बात बताई जो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं। तो वो क्या है कि इक्विलिब्रियम हमें किसके बारे में बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ने हमें यह बता दिया कि हाँ कोई रिएक्शन होगी, डेल्टा जी चेक कर लो, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी हमारा 0 है मतलब रिएक्शन ने क्या अटेन कर रखा है, इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा है। तो इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि हाँ कोई रिएक्शन होगी। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की तो ये हमें बताता है कि कोई रिएक्शन अगर होगी तो उस रिएक्शन का क्या एक्सटेंट रहेगा, कितने % तक वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, पीएच वगैरह हो गया, पीकेए, पीकेबी, बहुत सारी चीजें, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी टॉपिक हो गया, तो वो सब इसके अंदर आता है। इन डिटेल अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जब इक्विलिब्रियम चैप्टर हम पढ़ते हैं वहां इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब जब हम क्लास 12th में आ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो गया और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो गया, ये आपका किसके अंदर है, 12th में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, बट इसे हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है इसको पढ़ने की नीड हमें क्यों है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है ये हमें किसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन की क्या स्पीड रहेगी। साथ ही साथ हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, सरफेस एरिया हो गया, रोल ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर की किसी भी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है। हम क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको टाइम निकालना भी आता है कि कोई रिएक्शन है वो हो रही है, इनिशियली उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, कुछ समय बाद जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी, तो इनिशियल से उतनी कॉन्सेंट्रेशन पहुंचने में कितना टाइम पीरियड उसको लगेगा। तो ऐसे करके वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब ट्रस्टवर्दी चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आप इसमें कंप्लीट अच्छा फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये हमें कौन बताता है, डेल्टा जी बताता है।
इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया कि हाँ रिएक्शन होगी, अब ये क्या बताएगा हमें कि कितने एक्सटेंट तक होगी, कितने परसेंट कंप्लीट होगी। इक्विलिब्रियम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, पीएच वगैरह पढ़ते हैं, पीके पीकेबी निकालना, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अभी आप मतलब मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ा रही हूँ तो मैं इसलिए इसको इन डिटेल अभी डिस्कस नहीं करूंगी। फिर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि क्या हमारे किसी भी रिएक्शन का रेट है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको पता है जो हमारे पास डायमंड होता है, आपको पता है ना, हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हम लोग पढ़ते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। तो जो डायमंड होता है उस डायमंड को भी इट इज फिजिबल रिएक्शन, कि हम डायमंड को भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि डायमंड जो है उसको भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता। तो कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, इट इज अ फिजिबल रिएक्शन। वो फिजिबल रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब हम इन डिटेल इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन आपको बताई, ये मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज, मैं एक्स्ट्रा कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जब मैं जो आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, समझाने एक्सप्लेन करने के बाद मैं साइड में हो जाती हूँ, तो आपको मैं 2-3 या 4-5 सेकेंड का समय देती हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सेपरेटली आपको कोई नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो हमेशा किसी न किसी चीज को लेके कंप्लेन करते रहते हैं कि पहले ये चैप्टर कराइए, पहले ये नहीं दूसरा चैप्टर कराइए। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैडम नोट्स दे दो, बिना नोट्स के कैसे होगा। तो ये मेरा जो मानना है, देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज बोलती हूँ कि जो करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कैसे भी कर लेते हैं। और मेरे पास इतने सारे बच्चों का आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि जिनको जो खुद ही सिर्फ वीडियोस देख देख कर ही पॉज कर करके समझ के खुद अपने नोट्स बनाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, उसके बाद उसको वो क्या करते हैं, याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जो ये चीज होती है ना कि आपने किसी टॉपिक को समझा और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 99, 98, 95 प्लस स्कोर कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप उस पर डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बार बार चीजें रिवाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी करते हैं, छोटी छोटी चीजों में एरर नहीं करते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एज अ स्टूडेंट इट्स योर ड्यूटी कि आपको कोई भी पढ़ा रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ के स्क्रीन को पॉज करके अपने नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, जिस तरीके से मैं अपनी ड्यूटी करने की कोशिश करती हूँ कि बेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, इजी से इजी लैंग्वेज में, कि हर बच्चे को समझ आ सके। तो सिमिलरली एज अ स्टूडेंट आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप अच्छे से उस चीज को समझ के अच्छे से नोट्स बनाओ, बार बार उनकी रिवीजन करो, अपने छोटे छोटे टेस्ट लो, खुद ही टेस्ट लेते रहो। जैसे अभी तो समर वेकेशंस हैं आपकी, तो आप खुद ही अपने छोटे छोटे टेस्ट लेते रहो। अगर आप ट्यूशन्स वगैरह जाते तो वहाँ पे आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हो कि हमारे छोटे छोटे स्लिप टेस्ट ले लो। स्लिप टेस्ट में क्या, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको 2-4 क्वेश्चंस दे दिए, फटाफट आप कर सकते हो, चेक भी हो सकता है, तो वो ईजी रहता है जस्ट टू चेक करना कि भाई आप कर भी पा रहे हो ढंग से, कि अभी और आपको रिविजन की जरूरत है। ठीक है, तो बहाने नहीं मारने हैं, मुझे ऐसे नहीं आपको मैसेजेस करने हैं कि मैम प्लीज नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो यहाँ पे लिखती हूँ, यही आपके नोट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो किससे डील करता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड। ठीक है, और द रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, फिर क्या हो गया आपका जो
नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, सरफेस एरिया हो गया, कैटलिस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें स्पीड को अफेक्ट कर रही हैं, किस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैकेनिज्म का मतलब क्या है, एक पाथवे, कि कोई भी रिएक्शन हुई वो कैसे हुई, उसने कौन सा पाथ लिया, स्टेप वाइज डिटेल में जो हम स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, क्लासिफिकेशन की, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions on the basis of rates, on the basis of rates। स्पीड के आधार पे अगर हम रिएक्शंस को बांटें, उनका वर्गीकरण करें, तो क्लासिफिकेशन हमारी कौन कौन सी हो सकती है, 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहले हमारी कौन सी होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। दूसरी हमारी कौन सी होती है, मॉडरेट रिएक्शंस। और तीसरी हमारी कौन सी होती है, वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ कि ये फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया है, नहीं फ्रेम के अंदर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में, तो वेरी फास्ट रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि वो बिल्कुल ही इंस्टेंटली हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो ये कौन से रिएक्शंस हैं, दोज रिएक्शंस which occurs instantaneously। ठीक है, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड्स का ये समय लेती है। इसमें ज्यादातर हमारी कौन सी रिएक्शंस आती हैं, आयोनिक रिएक्शंस आती हैं। कौन सी आती हैं, आयनिक रिएक्शंस हमारी आती हैं। मैं इसका एग्जांपल यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, AgNO3 हमने लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और हमने क्या ले लिया, NaCl। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ठीक, तो जो हमारी आयनिक रिएक्शंस हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि वो, मैंने क्या बोला, आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस आयन से बनती हैं। आयन्स क्या होते हैं, कीटाइंस एंड एनायंस। तो उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जब कोई बॉन्ड ही नहीं है तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक होने में और दूसरे नए अट्रैक्शन को फॉर्म होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, फटाफट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, वेरी स्लो रिएक्शंस की, तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो बढ़िया सा रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन पढ़ते हैं ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, या रस्टिंग ऑफ मेटल, जो आपका अलग अलग कोरोजन ऑफ मेटल्स जो हम पढ़ते भी हैं, अलग अलग मेटल्स में कोरोजन होता रहता है, क्लास 10 में पढ़ते हैं ना, मेटल एंड नॉन मेटल में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो किसका बढ़िया एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन का, क्योंकि होने में महीने साल आपके लग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, पता है ना कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मेटल वो क्या होता है, ग्रेजुअली ईटन अप होता है ना, डिग्रेड करता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। किसी भी मेटल को अगर आप एक्सपोजर दे देते हो, किसका, लाइट का, एयर का और मॉइस्चर का, या कोई एसिड के कांटेक्ट में अगर वो आ जाता है, तो उसमें वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, जिसको हम कोरोजन प्रोसेस कहते हैं। तो उसी में हमारा एक एग्जाम्पल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। फिर तीसरी कैटेगरी हमारी कौन सी होती है, तीसरी कैटेगरी हमारी होती है मॉडरेट रिएक्शन, जो ना तो बहुत फास्ट होती है, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, ना तो बहुत फास्ट है और ना ही बहुत
स्लो है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। एम से मॉडरेट, एम से मीडियम, मीडियम स्पीड आप ध्यान रख सकते हो। तो इसमें हमारा क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आ गया हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। तो वो इस एग्जाम्पल में आ गए। मैं इसकी रिएक्शन ऊपर लिख देती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, शुगर सुक्रोज है, C12H22O11। हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज। सिमिलरली जैसे हमने एस्टर ले लिया, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR डैश। R डैश का मतलब क्या, इट कैन दैट एल्काइल ग्रुप कैन बी सिमिलर टू दिस एल्काइल ग्रुप और मे बी डिफरेंट, सेम डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। तो RCOOR ले लिया, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, H प्लस की प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा, RCOOH प्लस ROH। ओके। तो इस तरीके से अगर हम रेट के बेसिस पे रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन करें तो कौन कौन सी रहेगी, वेरी फास्ट रिएक्शन जो फटाफट हो जाती है, आयनिक रिएक्शंस 10⁻12 से 10⁻16 सेकेंड्स तक का समय लेती है। मॉडरेट रिएक्शन ना बहुत फास्ट होगी ना बहुत स्लो होगी। और वेरी स्लो रिएक्शंस जो बहुत ही समय ले रही है, लाइक महीने साल ले रही है होने के लिए, वो हमारी वेरी स्लो में जाएगी। तो जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो हम ऐसी रिएक्शंस को नहीं पढ़ रहे जो बहुत ही फास्ट हो रही है, हम ऐसी रिएक्शंस को भी नहीं पढ़ रहे जो बहुत समय ले रही है। हम ज्यादातर उन रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं जो मीडियम स्पीड की होती है, मॉडरेट स्पीड की होती है, जैसे कि जिनका एग्जाम्पल मैंने क्या डिस्कस किया, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इजी वे में एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है, अगर हमें उसकी स्पीड निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन होता है ना, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग 230 किलोमीटर पर आवर, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि उसने 1 घंटे के हिसाब से कितनी दूरी तय की, मतलब कितना कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे हम किसी भी गाड़ी या ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम केमिकल रिएक्शन में बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई रिएक्टेंट ले लिया R और वो किस में चेंज हो रहा है, P में। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट P है। तो शुरू में इसके कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, मान लो सपोज 100 है, और फिर किसी टाइम पर मान लो 30 मिनट्स के बाद हम कह रहे हैं कि ये 50 हो गया। तो कोई भी रिएक्टेंट शुरू में कितना था और कुछ समय के बाद वो कितना हो गया, तो कितना उसकी कंसंट्रेशन में, अमाउंट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट। अब क्वेश्चन ये आता है, रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल लिया, क्या प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट हमारा बना नहीं था। जैसे जैसे समय बीता, रिएक्टेंट कंज्यूम होने लगा, प्रोडक्ट हमारा बनने लगा, ठीक है। तो कितने समय में, मतलब 0 से 30 मिनट्स, 30 मिनट में 0 से वो कितनी उसकी कंसंट्रेशन हो गई, उस कंसंट्रेशन को डिवाइड बाय अगर आप टाइम कर दोगे तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ये है हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, दोनों की बात कर रहे हैं, कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, लिखा ना, एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि रेट हमारा क्या है, रेट हमारा होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है, कि समय के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, तो वो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अब अगर मैं बात करूं इसके कि भाई जैसे रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन में टाइम टेकन, ठीक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू
चेंज इन concentration of products with respect to time taken। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग रेट को निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना कम हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसका शुरू में कुछ कंसंट्रेशन R1 था, बाद में कुछ समय बीतने के बाद उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, R2 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा R निकाल सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए इनिशियल वैल्यू बड़ी होगी, फिर समय के साथ साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, उसकी मात्रा कम होती है, तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जब रिएक्शन शुरू नहीं होती तो प्रोडक्ट भी बना नहीं होता, तो P1 की मात्रा हमारी क्या होती है, कम, और P2 की मात्रा हमारी क्या होती है, ज्यादा। तो अगर हमें डेल्टा P निकालना है तो हम क्या करेंगे, P2 माइनस P1। ठीक है, तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, टाइम भी तो चेंज हुआ है। और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा हमें क्या बता रहा है, ये डेल्टा हमें बता रहा होता है चेंज के बारे में। ठीक है, जब भी हम डेल्टा शब्द का प्रयोग करेंगे ये क्या बताएगा हमें, लार्ज चेंज। जब भी हम dx के बाद d शब्द का प्रयोग करेंगे, dx dt ऐसे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन वाला, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमें बताएगा स्मॉल चेंज के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि रिएक्टेंट समय के साथ साथ कंज्यूम होता है, कम होता है उसका अमाउंट, और प्रोडक्ट शुरू में होता नहीं है, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, पर जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, शुरू में 100 था, फिर रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, थोड़ा कम हो गया, 95, 90, 85, 80, मतलब जरूरी नहीं 5-5 का डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। तो शुरू में रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, धीरे धीरे वो क्या होती है, कम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन में टाइम टेकन। और प्रोडक्ट शुरू में होता नहीं है ना, जीरो होता है, फिर जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होती है, रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो हम प्रोडक्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे तो हमने जनरल वे में लिखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ हमने जनरल वे में लिखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट यही है, पर इसको हम थोड़ा और इलैबोरेट करके लिख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज तो आया पर घट के आया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज तो आया पर बढ़ के आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें इनके ग्राफ की, तो ग्राफ भी हमारा इजी सा है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसका, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है, ऐसे, तो शुरू में रिएक्टेंट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड कर रहा है तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और फिर धीरे धीरे टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगी। प्रोडक्ट शुरू में था नहीं, जीरो थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, फिर जैसे जैसे रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, टाइम बीता, रिएक्शन प्रोसीड हुई, प्रोडक्ट बढ़ने लगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये हमारा जाएगा
ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो है जब ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाता है तो वहीं से हम क्या निकालते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, की इक्विलिब्रियम उसने अटेन कर लिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो अगर हम बात करें कि हमने लिखा कि जो हम ये ग्राफ आप बना लेना पीछे वापस जाके, तो वीडियो को पीछे कर लेना। तो अगर हम बात करें कि भाई जैसे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब रेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू प्लस का डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये प्लस और माइनस कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि माइनस का मतलब कि वो रिएक्टेंट है और वो समय के साथ साथ कम हो रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन है, आजकल तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, कोई एमसीक्यू दे दिया और एमसीक्यू में क्या किया, मैं आगे आपको रेट एक्सप्रेशन बताऊंगी, उस तरीके से कोई एक्सप्रेशन निकाल के दे दी, आपको पता ही नहीं है भैया कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। तो साइन अगर लगा होता है तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्प होती है कि हाँ माइनस है मतलब ये रिएक्टेंट है, इसके आगे प्लस लिखा है मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जो नेगेटिव साइन है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि ये हमारा रिएक्टेंट है, प्लस साइन का मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कोई रिएक्शन A प्लस B गिव्स C प्लस D और मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है, अब A क्या है, रिएक्टेंट, एरो के जो लेफ्ट में होते हैं वो रिएक्टेंट, एरो के जो राइट में होते हैं वो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं, कंज्यूम होते हैं क्योंकि आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बन रहे होते हैं इसलिए वो बढ़ेंगे, तो कम हो रहा है माइनस, ठीक है। चेंज के लिए क्या लिखेंगे, चेंज के लिए लिखेंगे D। कॉन्सेंट्रेशन का देखो, रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट का फॉर्मूला नहीं भूल जाना है नई चीजें सीखते सीखते। रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, ये रेट का फॉर्मूला है। तो रिएक्टेंट था इसलिए क्या लगाया, माइनस, चेंज है उसके लिए क्या लगाया, स्मॉल डी, स्मॉल डी लिखना है, बहुत कोई कैपिटल नहीं लिखना है। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का जो सिंबल होता है वो होगा ये वाला ब्रैकेट, ना तो आप ये ब्रैकेट लगाओगे ना आप ये ब्रैकेट लगाओगे, दोनों गलत है, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं लगाना। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाया, चेंज के लिए डी लिखा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये वाला ब्रैकेट लगाया, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है वो भी बताना है, तो ए की, तो हम लिखेंगे ए अपॉन में, फिर नीचे क्या है, टाइम टेकन, टाइम भी हमारा चेंज हो रहा होता है, तो चेंज के लिए क्या लिखेंगे डी, और क्या चीज चेंज हो रही है, टाइम, तो क्या लिखेंगे टी। तो क्या बन गया ये, माइनस डी ए बाय डी टी। अब ये इसका रेट किसके बराबर है, सब देखो, आप रेट किसी से भी निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्टेंट से, किसी भी प्रोडक्ट से। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो रेट आप इससे भी निकाल सकते हो, इस रिएक्टेंट से भी, इस रिएक्टेंट से भी, और एनी प्रोडक्ट, इससे भी निकल सकता है रेट, इससे भी निकल सकता है, तो आप जिससे भी रेट निकाल रहे हो सारे आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। बी से अगर हम रेट निकालना चाहें तो बी भी क्या है, रिएक्टेंट, क्या लगाएंगे, माइनस, चेंज के लिए क्या लगाएंगे, डी, इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, फिर किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, बी की चेंज हो रही है, अपॉन में क्या चेंज हो रहा है, टाइम, तो चेंज के लिए डी, टाइम चेंज हो रहा है टी, इक्वल टू, अब रेट सी से भी निकाला जा सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, सी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ना, सी हमारा क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, लिखना है प्लस, मैथ नहीं घुसा देनी है कि मैथ में प्लस होता है तो हम कुछ नहीं लिखते, सिर्फ माइनस के आगे माइनस लिखते हैं, नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भैया, प्लस से पता चलता है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है तो प्लस लिखा, चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे,
इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने ब्रैकेट लगाया, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, सी की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है तो dt। फिर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, d क्या है, प्रोडक्ट तो प्लस लगाएंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, चेंज के लिए स्मॉल d, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, डी की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी बदल रहा है तो क्या लिखेंगे, dt। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चंस आते हैं इस पे न्यूमेरिकल, हल्के में नहीं लेना है इसको। अब जरूरी तो नहीं है कि हर रिएक्शन बैलेंस हो और सबके आगे 1-1 हो, इनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, किसी के आगे कुछ कोफिशिएंट है, किसी के आगे कुछ, किसी के आगे कुछ, किसी के आगे कुछ। तो जब हमारे कोफिशिएंट अलग होते हैं तो उन कोफिशिएंट को हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्मॉल a है तो जो कोफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा, a को 1/a, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको 1/b, यहाँ का जो कोफिशिएंट है 1/c और यहाँ का जो कोफिशिएंट है 1/d, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और ये क्या बना रही है, अमोनिया गैस। इसको पहले बैलेंस करेंगे, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखो इसके आगे क्या है, 1, इस जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब 1, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 3, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 2। तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखूंगी, रिएक्टेंट के लिए माइनस, फिर क्या लिखा जाएगा, d(N2) की कंसंट्रेशन बाय dt, यहाँ क्या लिखा जाएगा, -1/3, 3 अब कोफिशिएंट है ना, नीचे रेसिप्रोकल में गया, यहाँ क्या आएगा, dH2 बाय dt। अमोनिया क्या है इस समय, प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, ये क्या हो जाएगा, dNH3 की कंसंट्रेशन बाय dt, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको होमवर्क दे रही हूं और उस होमवर्क को आप करेंगे। इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दिया, 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। अगर मैंने ये कर दिया है, एक तो आप मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में, और एक मैं आपको दूसरा दे देती हूँ, जैसे PCl5 है सॉलिड और हमने इसको हीट कर दिया तो ये चेंज हो गया PCl3 सॉलिड में एंड Cl2 गैस में, ठीक। ये 2 रिएक्शन आपका होमवर्क है, इसको आप अपनी कॉपी में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और फिर मुझे बताना कि आपने क्या लिखा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, ऊपर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की हमारी सेकंड, मिनट, आर कुछ भी हो सकती है, मान लो सेकंड है, तो यूनिट क्या बन गई, रेट की, रेट की यूनिट बन गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या फिर मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स, ठीक। तो कई बार हम जनरल वे में जब लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, कि भैया टाइम हमारा किसी में भी हो सकता है। नॉर्मली हम लोग सेकंड में पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं मिनट आर में नहीं पढ़ा जा सकता, उसमें भी पढ़ा जा सकता है, वो तो किसी के भी हिसाब से आप पढ़ लो, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। तो अभी हमने जैसे देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये इससे पहले भी मैंने इस चैनल में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ाया है, बट वहाँ पे ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई टॉपिक है वो टॉपिक तो रहेगा, अगर केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है रहेगा, मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक है रहेगा, जीरो ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, तो हम टॉपिक तो चेंज नहीं कर सकते। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी चेंज नहीं कर सकते, वो भी मैं करवाऊंगी। बट आजकल क्या होने लग गया है कि जो बोर्ड का पेपर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं आता, मैक्सिमम एनसीईआरटी आता है, बट अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड
आपके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट चेक करने भी वो लोग इस तरीके के क्वेश्चंस डालते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट चेक करने भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे भी अपनी कमांड अच्छी रखनी है। टॉपिक के साथ साथ जो भी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एनसीईआरटी या पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है वो मैं कवर अप करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना रही हूँ, लाइव क्लास नहीं ले रही, इसलिए मैं आपको करने का समय नहीं दे रही। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी है इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन आपकी क्या है, 4a + b गिव्स 2c + 2d, और उसके लिए उन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट दे दी और उसमें आपको a b c d में से एक ऑप्शन जो है वो चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो एक बार आप करके देखिए। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ। जो हमारी रिएक्शन है 4a + b gives 2c + 2d। ठीक है, तो इस रिएक्शन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मैंने क्या बताया था, जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल में। जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो क्या लगाएंगे, माइनस। चेंज के लिए क्या लगाएंगे, डी। फिर कॉन्सेंट्रेशन का साइन ब्रैकेट लगाएंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है, ए को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी बदल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डी टी। ठीक है, इसी तरीके से इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाय डी टी। प्रोडक्ट का लिखेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 डी सी की कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी। डी के लिए लिखेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 डी डी बाय डी टी। ठीक है, तो ये हमने इस रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। अब हमको सबसे पहले क्या बोला है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है किसका, डी का, वो आधा है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए के। तो डी और ए के बीच का रिलेशन निकालना है, तो जिनके बीच का रिलेशन आपको निकालना है आप उनको पिक कर लो कि भाई हमको किस किस का बोला है, ए का और किसका बोला है, डी का। रेट इससे भी निकाला जा सकता है, ए के रिस्पेक्ट में, रेट डी के रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पास ए है और डी है, हम दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के हिसाब से रेट निकाल सकते हैं। तो रेट इसके बराबर भी है और रेट इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हम डी को रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 डी डी बाय डी टी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 डी ए बाय डी टी। ठीक है, माइनस और प्लस साइन, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा रिएक्टेंट है जो समय के साथ साथ, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, समय के साथ साथ कंज्यूम हो रहा है। डी हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो रेट इसके बराबर है, रेट इसके बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। माइनस प्लस साइन लिखने की आपको नीड नहीं है, वो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का के बारे में बता रहा है। अब 1/2 है, इसको वहां लेके जाओगे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1। तो क्या बन गया आपका ये, डी डी बाय डी टी इक्वल टू 1/4 इंटू में 2/1। पता है ना सबको, ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको ऊपर लेके आओगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगा। ठीक है, अब हम यहां से इसको कट कर देंगे तो ये क्या आ गया आपका 2। तो यानी कि हमारा क्या बन गया, डी डी बाय डी टी इक्वल टू 1/2 डी ए बाय डी टी, ये बन गया। ठीक, तो हमें क्या बोला था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी,
ये रेट ही है। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रेट ही है। रेट जो है डी का वो किसके बराबर है? हाफ, ठीक है, इनटू में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो ए का रेट है, क्यों? डी का मतलब क्या है? चेंज, ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हमारा रेट है डी का वो बराबर है किसके? 1/2 इंटू में रेट ऑफ रिएक्टेंट ए। इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल 100% सही है। तो आपके ऑप्शन में देखो, ऑल 1 2 3, ओनली 1 and 3, 2 and 3 एंड 1 and 2। तो ऑप्शन सी जो है उसमें 1 नहीं आ रहा है, जबकि 1 हमारी सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी तो तुम्हारा वैसे ही कट हो जाएगा। अब जो तुम्हारा आंसर होगा वो इन तीन ऑप्शन में से कोई आएगा, ए, बी एंड डी। ठीक, अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी देखो यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्या कह रहा है कि जो रेट है फॉर्मेशन ऑफ सी का जो रेट है, ये वाला जो सी का रेट है वो बराबर है किसके? 1/2 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, इसके बराबर है। तो देखो रेट इसके बराबर भी है बी के, और रेट सी के बराबर भी है ना? रेट बी के बराबर भी है और रेट सी के बराबर भी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट में सी है, सी को मैं लेफ्ट में लिख रही हूं, डी सी, यहाँ पे क्या है? 1/2 बाई डी टी किसके बराबर है? रेट ऑफ बी के। तो ये क्या हो गया? डी बी बाय डी टी। ये यहाँ पे क्या है? 1/2, वहां जाके क्या हो जाएगा? 2/1। तो ये क्या आ गया? डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी बी बाय डी टी। तो ये जो है हमारा रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, वो क्या है? ट्वाइस है किसका? रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ बी के, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्वाइस की बजाय क्या लिखा है? हाफ। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है? सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो गई है गलत। तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड इसमें भी आ रहा नहीं आएगा। तो आंसर क्या बचा हमारा? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पर 3 जो है एक बार हम और चेक कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको एक्सप्लेनेशन अगर नोट करना है तो आप पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सी को भी निकाल के देख लेते हैं। सी नहीं, मतलब थर्ड स्टेटमेंट वाला भी एक बार उसको हम देख लेते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला था? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ए का क्या है? ये 1/4 डी ए बाय डी टी किसके बराबर बोला है? 4 ऑफ रेट, 4 इंटू में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। बी से कंपेयर करना तो बी लिख लो, डी बी बाय डी टी। अब यहाँ क्या है? 1/4, वहां जाके क्या हो जाएगा? 4/1 उल्टा। तो डी ए बाय डी टी क्या हो गया? 4/1, तो सिर्फ 4 लिखेंगे, इंटू में डी बी बाय डी टी। ठीक है, तो ये यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो 1 2 एंड 3 में से सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल बोर्ड में आने लग गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट होता है। हाँ, डिसिप्लिन आपको देखो हर चीज में चाहिए, तो केमिस्ट्री में भी चाहिए, बट अगर आप उसको मन लगा के रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। ये आज के समय का क्वेश्चन है जो आप बोर्ड का पेपर देंगे इस साल। ठीक है, इस साल के जो बच्चे जो आपका अपीयर करेंगे बोर्ड के लिए, तो मुझे लगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना बिल्कुल आना चाहिए आपको। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लास्ट क्वेश्चन किसने खुद से कर लिया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, खुद से सॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि आंसर आपका सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है और इसका पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? रिएक्टेंट है तो माइनस, कोफिशिएंट को कैसे लिखेंगे? रेसिप्रोकल में 1/4, फिर क्या हो जाएगा?
डी NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अपॉन में dt, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1/4 डी NO की कंसंट्रेशन बाय dt, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1/6 डी H2O की कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। तो ये हमारा क्या आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो हमको दिया है वो क्या दिया है, DO2/dt इज इक्वल टू 0.8 DNH3/dt पे दिया है O2, जबकि रिएक्शन के अंदर हमको O2 का ही दिया ही नहीं हुआ है। फिर इधर भी O2 है, इधर भी O2 है, तो आई थिंक ये या तो क्वेश्चन में दिया ऐसे है या फिर हमारा मिसप्रिंट हुआ है बुक के अंदर, कोई बात नहीं। इसमें नहीं है ना O2 वाली प्रॉब्लम, पहले सी को ही चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है और अमोनिया भी है। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे वाटर और अमोनिया को, ये रहा हमारा अमोनिया, ये रहा वाटर। तो ये हमारा क्या है, रेट इसके बराबर भी है और रेट इसके बराबर भी है, तो ये आपस में इक्वेट हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 DNH3/dt इक्वल टू 1/6 DH2O/dt। ठीक है, ये है हमारा। तो 1.5 जो है इसको हम ये अमोनिया की तरफ है ना, तो इस 6 को हम यहाँ ले आते हैं और इन्होंने यहाँ माइनस लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट, तो हम भी लगा लेते हैं। इधर क्या है वाटर, प्लस लगा लेते हैं। देखिए खुद से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप कोई क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, खुद से आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में कह रही हूँ। बट ये तो इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना रखा है और इन्होंने लगा रखा माइनस, तो इसलिए हम लगा रहे हैं। अब ये क्या है 1/6, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6/1 इंटू में 1/4 DNH3/dt इक्वल टू प्लस का क्या है हमारा DH2O/dt। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। ठीक है ना, ये कितना होता है 1.5, 1.5 होता है, तो कट के कितना आ गया 1.5 DNH3/dt, आगे माइनस का साइन इक्वल टू DH2O/dt। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो गया आंसर। जो ये O2 है, आई थिंक बुक में मैंने अभी चेक किया O2 ही दे रखा है इन्होंने, या तो दिया इन्होंने जानबूझ के गलत है या वैसे कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, बट हमारा आंसर सी आ गया। तो अभी हम फिर A B D में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए और फिर आप सॉल्व करिए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमें बोला है कि एक रिएक्शन है जो कि क्या है 1/2A gives 2B, और कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A है वो कैसे रिलेट करेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B के। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं माइनस, है ना, और फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट होता है उसे हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्या होता 2A, तो मैं उसे कैसे लिखती माइनस का 1/2 DA की कंसंट्रेशन बाय DT। जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है हाफ, तो इस कोफिशिएंट को यानी कि 1/2 को हम कहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल में। तो 1 अपॉन में कितना हो गया 1/2, ये वाला हमारा कोफिशिएंट मैंने रेसिप्रोकल में लिखा है। DA की कंसंट्रेशन बाय DT, फिर ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे प्लस 2 लिखा है, 2 को कहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल में, तो 1/2 DB
बाय dt। ठीक है, अब 1/2 है, इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2 dA बाय dt इक्वल टू प्लस 1/2 dB बाय dt। इस 2 को ये मल्टीप्लाई में यहाँ लेके आओगे, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का dA बाय dt इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये यहाँ आके 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड होगा, तो 2 से 2 कितना हो गया 4 dB की कंसंट्रेशन बाय dt। तो ये हमने सॉल्व किया। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, ये ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो गया। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस का ये आंसर सही आया था। ठीक है, सॉल्व करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसको आप नोट करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताते रहना कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही आया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत आया। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, 3 हमसे खुद हो गए, 2 हमारे गलत आए या हुए नहीं, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास तो देखो ये है नहीं, तो अब आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपके लिए हेल्पफुल है भी लेक्चर या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, माइनस का 1/3 dA बाय dt, और इसका क्या होगा, प्लस का 1/2 dB बाय dt। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन कि dB बाय dt किसके बराबर है। तो ये 1/2 है, इसको यहाँ लेके आइए, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 dA बाय dt के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, ये आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। वो क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका बेस बनाने के लिए। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारे पास एक रिएक्शन हमको दी है और बोला है एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमसे क्या बोला है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकाल के बताओ। निकाल लेते हैं, अब तो हमें बहुत प्रैक्टिस हो गई है। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, कोफिशिएंट के लिए उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन में dt। ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 DO2 की कंसंट्रेशन बाय dt। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्लस 1/4 NO की कंसंट्रेशन बाय dt। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 1/6 H2O की कंसंट्रेशन बाय dt। ठीक है, तो हमने रेट को एक्सप्रेस कर दिया। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किसकी बताइए, इसका रेट कह रहे हैं कि अगर इतना है तो कैलकुलेट करिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 का आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, और इसका आपको रेट दे रखा है। ठीक, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, तो दोनों को आपस में आप क्या कर सकते हो, इक्वेट। तो 1/4 NH3 की कंसंट्रेशन बाय dt किसके बराबर है, 1/4 NO बाय dt। 1/4 से 1/4 कट गया, और फिर उसके बाद NH3 बाय dt किसके बराबर है, NO बाय dt के। D क्या है, चेंज, ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी टाइम टेकन है, टाइम में चेंज आया उसके रिस्पेक्ट में, तो ये रेट ही होता है। और NO का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना दिया है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यही रेट किसका हो गया, हमारा NH3 का। उसके बाद बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या निकालो आप,
H2O निकालो। तो H2O के लिए अब देखो जो दे रखा है उसको पकड़ो, जो निकालना है उसको पकड़ो, ठीक है। दोनों को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, कर देते हैं। तो अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, ये मैंने अब तक ए पार्ट किया है, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हम करेंगे 1/4 प्लस का DNO बाय dt इक्वल टू 1/6 DH2O बाय dt। 1/6 है, इसको यहाँ ले आओ, 6/4 हो जाएगा। और इसका रेट कितना दिया है हमको, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2 पे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको भी 2 पे काट दो, 2 एकम 2, पॉइंट लगा दिया, 2 अट्ठे 16, तो 18 तिया कितना हो गया आपका 54। ठीक है, तो कितना आ गया 5.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका आ गया आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल आपको बेसिक चीज सिखाई। मैंने आज आपको क्या सिखाया कि रेट क्या होता है, फिर रेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल हमने किए कॉम्पिटेंसी बेस्ड। फिर उसके बाद जब हमारा बेस बन गया कि हाँ हमने रेट निकालना अच्छे से सीख लिया, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल भी करे, MCQ भी करे, साथ ही साथ हमने सब्जेक्टिव टाइप के भी न्यूमेरिकल करे कि हाँ रेट निकालना आ सकता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में ये पूछ लेंगे, 1 मार्क्स में ये पूछ लेंगे। तो 3 मार्क्स में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी रेट निकालने पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड इन अ क्लोज्ड वेसल 2N2O5 गैस, जो कि क्या दे रही है प्रोडक्ट 4NO2 प्लस O2। कह रहे इट वाज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 is increased by 2 into 10⁻⁻2 mole per liter in 5 seconds. Calculate the rate of reaction and the rate of change of concentration of N2O5। निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके लिए क्या जाएगा, रिएक्टेंट के लिए -1/2 DN2O5 बाय dt, इसके लिए क्या जाएगा प्लस का 1/4 DNO2 बाय dt इक्वल टू प्लस का DO2 बाय dt। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। हम इसको इसीलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/4 DNO2 बाय dt। 1/4 ऐसे रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, कह रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी, इतनी बढ़ी थी, तो जो चेंज है कंसंट्रेशन का वो है 2 into 10⁻⁻2। टाइम कितना चेंज हुआ है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में बढ़ी है वो इतनी, तो ये हो गया 5। तो कितना हो गया ये आपका, 2 को इससे काट दो, तो ये हो गया 1/10 इंटू 10⁻⁻2, इसको भी ऊपर ले जाओ तो 1 इंटू 10⁻⁻3, या सिंपल आप 10⁻⁻3 भी लिख सकते हो। यूनिट देखो, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या दी है, मोल पर लीटर, और टाइम किस में दिया सेकंड में, तो पर सेकंड, टाइम इधर आएगा ना नीचे। तो ये आपका ए पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। बी पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 का देखो रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू कितना है -1/2 DN2O5 बाय dt। ठीक, माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल में, तो 1/2। अच्छा ये निकालना है ना हमको, इसको ऐसे करो, रेट हमें निकाल लिया था हमने, रेट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो इसकी वैल्यू रखो 1 इंटू 10⁻⁻3 1/2 DN2O5 बाय dt। ये 2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, यूनिट क्या रहेगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन
एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। 2a plus b gives 3c. The rate of appearance of c at time t is this. Calculate at this time rate of reaction. तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इसके लिए -1/2 dA by dt। इसके लिए क्या लिखेंगे? -dB by dt। इसके लिए क्या लिखेंगे? +1/3 dC by dt। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर भी है, बी के बराबर भी है और सी के बराबर भी है। कहीं से भी आप निकाल सकते हो, पर क्योंकि हमको जो डाटा दिया है वो सी के रिस्पेक्ट में दिया है तो हम सी को पकड़ेंगे। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन सी के लिए क्या हो जाएगा? प्लस का 1/3 dC by dt। 1/3 dC by dt कितना है रेट सी के लिए? 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये 10 की पावर -4 है, यहाँ से एक 10 निकाल लो बाहर और उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया मैंने क्या कहा? इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.3 इंटू में यहाँ से एक 10 बाहर निकाल लिया तो 10 की पावर एक और कम हो गई, -4 से -5 एक कम हो गई क्योंकि हमने एक 10 उसमें से बाहर निकाल लिया। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। कितना आ गया? 13। 13 को डिवाइड कर दो 3 से, इजी है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया मैंने ऐसा। तो किस पे जाएगा? 10 पे जाएगा। सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 पे गया, पॉइंट लगाया 0, 9 पे गया, ये 3 पे आई थिंक जाता रहेगा ना। तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा 4.33 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या था? ए पार्ट। अब उसके बाद क्या है? बी पार्ट पे आएंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ए हमारा इसके रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन से पुट कर दो तो हम लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? -1/2 dA by dt। क्या निकाला हमने? रेट ऑफ रिएक्शन 4.33 इंटू 10 की पावर -5, ये 2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो -dA by dt आपका आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ये आपका क्या आ गया? यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना, ठीक है? बिना यूनिट के आंसर की कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा यूनिट आपको लिखना है। तो आपका 8.66 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आंसर आ गया। नोट करिए इसको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी? रेट क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, रेट पे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी, न्यूमेरिकल टाइप भी। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 1, वो इंट्रोडक्शन और रेट क्या है और रेट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उस पे बेस्ड था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें हम आगे की चीजें जैसे फैक्टर्स वगैरह क्या हो गया, फिर रेट लॉ क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।